नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वित्तीय संकट में नगरपालिका बालाघाट, अध्यक्ष का मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप। लापरवाही पूर्ण वाहन चलाने वाले 6 व्यक्तियों के लाइसेंस निरस्त। तीसरी नजर रखेगी जिला अस्पताल पर नजर। अब फिर होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। बालिका से अश्लील हरकत करने पर 3 साल की सजा। और मारपीट के मामले में न्यायालय उठते तक के एक व्यक्ति को मिली सजा। नगरपालिका बालाघाट इन दिनों वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इस बात का खुलासा स्वयं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे ने किया। नगरपालिका अध्यक्ष के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने चुनाव के बाद बजट आवंटन नहीं किया, जिसके कारण बहुत से कार्य प्रभावित हो गए। 5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ठेकेदारों को किया जाना बाकी है। नगरपालिका में वित्तीय संकट चल रहा है, इसके लिए राजस्व और जलकर वसूली में बढ़ोतरी करवाई जाएगी। कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने हमारे जो पंजीयन की राशि है, पंजीयन शुल्क लगभग 3-4 करोड़ रुपए वो हमारा रुका हुआ है, मूलभूत की राशि रुकी हुई है। हमारे 8-10 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज नहीं किए, वो भी रुके हुए हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र की हमारी राशि है। ये सब राशि भी अगर आ जाए तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से आज हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति सरकार को जो 1-1.5 करोड़ रुपए देना चाहिए, उसमें हमको आधे पैसा दे रही है सरकार। जो जिस दिन से थोड़ी सी कांग्रेस की सरकार बनी तो राशियों में कटौती टाइप की हो गई, हमको हमारी पूरी राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस कारण ये आर्थिक संकट हमारे सामने उपलब्ध हुआ है। फिलहाल इसका भी हमने समाधान निकाले हैं। नगर पालिका के ऊपर की छतें नीलाम कराना या कुछ संपत्तियों को नीलाम कराना, दुकानों को नीलाम करके या वसूलियों को बढ़ा करके इसका हम रास्ता निकालेंगे। मतलब टोटल अभी हालत खराब है नगर पालिका की? नहीं, हालत खराब नहीं है, लेकिन अभी वित्तीय संकट तो नगर पालिका में है। जिले के भीतर शराब पीकर ओवरलोड तेज गति से वाहन चलाने पर 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है। उनके लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दी गए हैं। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के अनुसार वहां गाड़ी चलाने की योग्य नहीं है। आपको बताएं कि बीते एक पखवाड़े से परिवहन विभाग जिले के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें वाहनों की चालानी प्रकरण और इस तरह से गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में 6 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दी गए हैं। गलत तरीके से वाहन चलाकर दूसरों को दुर्घटना ग्रसित करना और दूसरों की जान जोखिम में डालना, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दी गए हैं और यहां कार्रवाई सतत चलती रहेगी। अभी पिछले सप्ताह में 6 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए, जो विभिन्न अपराधों में पाए गए। अधिक गति से वाहन को चलाना, शराब पीकर वाहन को चलाना, ओवरलोड वाहनों में यात्रा करना, मालयानों में ओवरलोड किसी सवारी को बैठाना श्रीमान परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। निश्चित ही परिवहन विभाग की यह कार्रवाई तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिले के भीतर बीते 6 माह के दौरान गलत तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों के कारण दूसरे लोगों की जान जोखिम में चली गई है। जिले में दुर्घटना का मुख्य कारण रात्रि के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना माना जा रहा है, जिस पर सतत कार्रवाई सही अंकुश लगाया जा सकता। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा किसानों के कर्ज माफी को लेकर दोहरा रवैया अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जो लंबे समय से पैसा नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन अपने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जो पैसा तो जमा कर रहे थे और जिनका पिछला पैसा बकाया था। इस कारण जिले भर की दर्जनों सोसाइटियों में इन दिनों बड़े ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा ही मामला जिले के समनापुर सोसाइटी में सामने आया है, जब किसानों ने सोसाइटी पहुंचकर जमकर विरोध किया। माफी में आएगा, माफी में डालने
वो पता करना है मेरे को कितना क्या दुकान चलाए ना उनकी, हमने चालू फोन लगा देना, कोई समस्या जाएगी तो। करंट वाले का चालू करना है, बंद होना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए। दुकान चालू होते हैं ना उनको चला। कर्ज माफी नहीं हुआ, लोन जमा करने आए थे, सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी कर दी। यही लोन पटाने। अच्छा, वही माफ होने पे देख रहे थे, हो जाए माफ। तो चालू खाते वाले हैं क्या आप लोग? आओ चालू कर। तो माफ हुआ कि नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ। सरकार ने ऐसे किसानों का कर्ज माफ कर दिया है जो लंबे समय से डिफाल्टर थे, लेकिन ऐसे किसानों को कर्ज माफ नहीं किया जो नियमित पैसा जमा कर रहे थे। लोन भी पटाने के लिए आए थे। माफी अब वो जो गुमराह वाली जो पुराने जो थे यानी लेकर के बैठे हुए हैं, चुपचाप कर्जा बना हुआ है उन पे, और हम करंट वाले थे, करंट वाले का माफ होना था हमारा। हम माफ करेंगे तो बोले थे, पर माफ तो हुआ ही नहीं। आप चालू खाते वाले हैं पूरा? हाँ चालू करंट वाले थे। किसान है, सोडा लेते हैं, नहीं रहता तो कर्जा बाड़ी ला के न उनका पैसा पटाते हैं और उनकी दुकान चलाते हैं। और पहले वाले जिसने कर्जा ले लिया उनने माफ उनका हो गया, तो हमारा करंट वाले का होना चाहिए ना, उनकी दुकान चलाए हमने, लेन देन सही किए हमने, नहीं तो किसी को मांग के लाए, तो हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। हम थोड़ी ऐसे हमने एक रोज ऐसे नहीं कि सोडा ले गए पटाए, कर्जा लिए पटाए, तो हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है उन्हें खाद और बीज नहीं दिया जाएगा, यह प्रदेश सरकार का आदेश है, उसी का हम पालन कर रहे हैं। किसान लोग इस बार क्या है, गुमराह ये रहे कि भाई हमारा जो कर्ज माफ़ी जो है करंट वालों का हो जाएगा, और करंट का कर्ज माफ़ी तो अभी तक हुई नहीं है। इस वजह से क्या है, किसानों की कर्ज जो है अदा नहीं हो पाया। अब किसान को जब मालूम हुआ कि नहीं हमको कर्ज जमा करना है, किसान लोग अपने कर्ज की अदाई करते जा रहे हैं और लोन लेने वाली प्रक्रिया भी उन्हें प्रारंभ कर दी, जो हमारे अभी वर्तमान में चालू है। चुनावी वादे के अनुसार प्रदेश शासन ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन पुराने कर्जदारों का कर्ज माफ हो गया। जिनका कर्ज नियमित था उनका माफ नहीं किया गया, जिस कारण किसानों के भीतर बहुत अधिक आक्रोश है। लांजी नगर परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव आखिर नाटकीय तरीके से संपन्न हो गया। भाजपा के उज्जवल श्रीवास्तव निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिए गए। निर्वाचन प्रक्रिया में कांग्रेस के किसी भी पार्षद ने भाग नहीं लिया, जिसमें चुनाव करवाने की नौबत ही नहीं आई। इस प्रकार भाजपा के 8 और एक निर्दलीय पार्षद के मत से उज्जवल श्रीवास्तव लांजी नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 के तहत नगर परिषद लांजी में उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होना था, जिसमें 15 पार्षद और अध्यक्ष, ये टोटल इसमें फोरम था, जिसमें से जो है 10 लोग इसमें उपस्थित हुए थे। और 10 लोगों में से जब नाम निर्देशन पत्र लिए गए तो हमारे पास सिर्फ एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था। और चूँकि एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था तो नियम 9 के तहत फिर हमें मतदान की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी और श्री उज्ज्वल उमाशंकर श्रीवास्तव, ये पार्षद वार्ड नंबर 12, अब इनको जो है उपाध्यक्ष सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। एक ही फॉर्म आया था? एक ही फॉर्म आया था हमारे पास। सम्मेलन में से उसमें वोटिंग की आवश्यकता में उसमें नियम ये कहता है कि यदि एक ही नाम निर्देशन पत्र आता है तो फिर मतदान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे पहले तो सभी पार्षदों को बधाई जिन्होंने आज इस प्रक्रिया में शामिल हुए और निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ, इसके लिए सभी को बधाई। एवं प्राथमिकता तो यही है कि जो रुके हुए कार्य अभी तक के रुके हैं, सभी पूरी परिषद को साथ में लेकर उन कार्यों को पूरी तरीके से प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा था। स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है। तो वहीं कलेक्टर दीपक आर्य ने अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जिससे प्रतिदिन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य समय पर ओपीडी पर डॉक्टर उपस्थित रहे और नहीं रहने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कलेक्टर की लगातार निरीक्षण और चेतावनी के बाद भी डॉक्टरों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस सब बातों को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने की योजना बनाई गई है।
सीसीटीवी कैमरे का उपयोग ये था कि ओपीडी जो है ओपीडी चूँकि अब 9 से 4 बजे तक कर दी गई है, उसकी समय सीमा निर्धारित है। तो ये बोथ साइड है, एक तो डॉक्टर्स हमारे समय पर उपलब्ध रहें, समय पर आएँ, समय पर जाएँ, उनका रिकॉर्डिंग उसमें होगा। दूसरा, अगर डॉक्टर्स के साथ में कोई बदतमीजी करता है या कोई ऐसी हरकतें होती है तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी उसमें रहेगी। तो ये दोनों तरफ से दोनों के लिए ही सेफ़ है, ये अनुशासन के लिए आवश्यक है और हाजिरी के लिए आवश्यक है। प्रदेश के भीतर चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए शासन 525 चिकित्सकों की भर्ती कर रहा है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक चिकित्सक जिले को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। परसवाड़ा, गढ़ी तहसीलों में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से लगभग 1.5 लाख लोग परेशान हैं। उसी तरह 2 दर्जन से अधिक ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर कभी चिकित्सक पदस्थ ही नहीं हुए। प्रदेश शासन चिकित्सकों की भर्ती कर रही है, जिसमें से 3 से 4 महीना लग जाएगा। वर्तमान में जिले के भीतर 172 क्लास 2 डॉक्टरों के पद है, जिसमें से मात्र 75 डॉक्टर कार्यरत है। 102 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह क्लास 1 डॉक्टरों के 101 पद स्वीकृत है, जिसमें से मात्र 20 डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। 81 डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश शासन अधिक से अधिक डॉक्टर जिले में भेजे। अभी जिले में क्लास 2 के 172 के विरुद्ध 75 काम कार्यरत हैं, 102 पद खाली हैं। इसी प्रकार क्लास 1 के 101 के विरुद्ध 20 काम कर रहे हैं और 81 पद अभी भी खाली हैं। एक चिकित्सक की नियुक्ति अभी हुई है पिछले दिनों में, आज से 3 दिन पहले हुई थी और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है 7 तारीख को। और अब शासन स्तर से जो नियुक्तियां हो रही हैं उनमें हो सकता है जिले को अधिक संख्या में चिकित्सकों को भेजें हो और यहाँ की चिकित्सकों की जो कमी है उसको पूर्ति किया जा सके। नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आया है, वहाँ से नियुक्ति आदेश होंगे और सीधे हमारे पास आदेश लेटर ही आएगा कि किस चिकित्सक को कहाँ पे पदस्थ किया है। अभी तो लंबे समय लगेगा, वहाँ से नियुक्तियाँ होती जा रही हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 महीने में बहुत सारे चिकित्सक यहाँ आ जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने देर सवेर आखिरकार 5वीं और 8वीं कक्षा को एक बार फिर बोर्ड करने का फैसला ले लिया। आपको बताएं कि बीते 10 वर्षों से इन कक्षाओं को बोर्ड पद्धति से हटा दिया गया था और जनरल प्रमोशन पद्धति में ला दिया था, जिसके तहत 8वीं तक किसी भी कक्षा में छात्रों को फेल नहीं किया जा रहा था। उससे 50% से अधिक 8वीं पास छात्रों को हिंदी का पाठ, गणित के सवाल और अंग्रेजी में स्वयं का नाम लिखकर तक नहीं आता था। और उसके बाद शिक्षा विभाग 10वीं में अच्छा रिजल्ट बनाने की बात कहती थी और इसमें सफलता नहीं मिलने पर पूरा ठिकरा शिक्षकों पर फोड़ दिया जाता था। अब शायद 5वीं और 8वीं बोर्ड हो जाने से कुछ सुधार हो सके। 5वीं और 8वीं बोर्ड किए जाने के फैसले से हमें प्रसन्नता मिली है। इससे अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों को और मेहनत करनी पड़ेगी और कमजोर बच्चों को उससे भी अधिक। हाँ, उससे बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? कि इन्हें जो बच्चे रहेंगे वो अच्छी अच्छी पढ़ाई, हाँ, तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, मतलब रुचि आएगी उसमें। हाँ। ये फैसला ऐसा है कि पहले बोर्ड नहीं थी, बंद कर दिया गया था, उसके बाद अभी चालू कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 5वीं और 8वीं के लिए, तो बहुत अच्छा है। जो वो कम पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो 10वीं और 12वीं में पढ़ाई में फेल हो जाते थे पहुंचकर, और अभी जो बच्चे के लिए निकाला गया है वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा उनको, आगे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या बच्चे रुचि लेंगे फिर इसमें? रुचि लेंगे सर। राजपत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि 5वीं और 8वीं कक्षाओं को बोर्ड कर दिया गया है। देखिए, जो शासन के हमारे शिक्षा विभाग के निर्देश होंगे उसका पूरा पालन किया जाएगा। अभी राजपत्र में मैंने देखा था कि ये वहाँ पर राजपत्र में ये मतलब लिखा हुआ मैंने पाया कि कक्षा 5वीं और कक्षा जो 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा है, जो नियमित परीक्षा होती है, उस प्रकार लिया जाएगा। और जो छात्र यदि एक बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसको 2 माह तक अतिरिक्त अध्यापन कार्य कराकर फिर से परीक्षा देने का मौका उसको दिया जाएगा। और वहाँ एक लाइन नीचे और लिखी थी कि यदि इस पर भी वो सफल नहीं होता तो उसको विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा, उसी कक्षा में फिर से अगले वर्ष के लिए बैठने की पात्रता होगी। इस प्रकार मतलब राजपत्र में छपा हुआ। अभी मैंने अपने विभाग की निर्देश को देखा नहीं है या मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि क्या निर्देश है विभाग का, लेकिन राजपत्र में जो मैंने पढ़ा था वो इस प्रकार है। अपने अस्तित्व को खो चुके बूढ़ी तालाब को कलेक्टर दीपक आर्य की पहल के बाद अब गहरीकरण किया जा रहा है।
बारिश का जल संग्रहण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा। निश्चित ही भूमिगत जल बढ़ाने के लिए और शहर के भीतर खाली पड़े भूखंड को दोबारा तालाब का स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की अब शहरवासी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के बूढ़ी तालाब के नाम से पहचाने जाने वाले तालाब ने अपना वास्तविक स्वरूप खो चुका था। जन सहयोग से उसका गहरीकरण किया जा रहा है। बारिश का पानी संग्रहण होगा और भविष्य में इसके सौंदर्यीकरण के लिए योजना बनाई जाएगी। ये एक जल संरचना है जो कि बालाघाट शहर में है। पहले इसको बूढ़ी तालाब के नाम से जाना जाता रहा है और एक बड़ा तालाब है जो कि लगभग 22 एकड़ के क्षेत्र में है। तो ये इतना बड़ा तालाब शहर में कई सालों से उस पर ध्यान न दिए जाने के कारण, वाटर चैनल्स बंद होने के कारण जो कि विलुप्त प्राय हो गया था, जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हमने उसका जन सहयोग से गहरीकरण उसका प्रारंभ किया है। और बरसात से हमें उम्मीद है कि बरसात से पहले एक अच्छे तालाब के शेप में वो लेगा, जिससे कि पानी का कंजर्वेशन होगा और आसपास के क्षेत्रों में पानी की सुविधा भी बढ़ेगी। सर, गहरीकरण के साथ क्या सौंदर्यीकरण के लिए भी कोई योजना? अभी प्राथमिक स्तर पर हम लोग गहरीकरण का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लोग उससे पानी रोकें, उसके बाद होगा तो भविष्य में सौंदर्यीकरण की योजना भी बनाई जाएगी। नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नगरपालिका परिषद अपनी व्यवस्थाओं को शहर के अंदर दुरुस्त करने में लग गया है। इस बात की मांग पर नगरपालिका के सभापतियों को विभागों में फेरबदल कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर जनता के बीच बेहतर संदेश जा सके। व्यवस्थाओं को देखते हुए जल, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के सभापतियों को विभागों में फेरबदल कर दिया गया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए यासीन खान को अच्छा काम करते थे, पहले भी अच्छे अनुभवशील है, तो उनको हमने स्वास्थ्य विभाग में ला करके जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के थे उनको राजस्व में कर दिए और जो राजस्व में थे उसको हमने जल विभाग में करें। और जल विभाग के जो थे उनको वो थोड़ा सा बोले मैं भैया समय नहीं दे पाऊँगा तो मुझे हटा दो, अभी दूसरे को बना दो करके उन्हें उसी की प्रस्ताव था, तो इस कारण उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि काम न करने के कारण नहीं ऐसा नहीं, काम अच्छा कर रहा था, सीधा साधा पढ़ा लिखा सबसे मैं। शहर के भीतर सबसे अधिक शिकायत धूल उड़ने की है। इसे देखते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर सफाई कार्य करवाया गया है। आगामी दिनों में बारिश होने वाली है, उसे देखते हुए शहर के बड़े नालों की सफाई जल्द शुरू की जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा शिकायत है कि शहर में धूल बहुत उड़ती है, लोगों को आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, जिसके तहत आज हमने जो हनुमान चौक है, हनुमान चौक से लेके अपना सरेखा रेलवे क्रॉसिंग तक के पूरे डिवाइडरों की सफाई करवाए हैं। पीजी कॉलेज के सामने भी वहाँ से धूलों को निकाल रहे हैं। रोड किनारे भी जो धूल जम गई है उसको भी हम लोग निकलवा रहे हैं और उसकी सफाई करवा रहे हैं। अच्छा, साफ और सुंदर बनाने के लिए कितना कारगर कदम उठाएंगे आप, किस तरीके का? अभी देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि बरसात का समय आने वाला है, इसलिए शहर के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। ये तैयारियां पहले होना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम चालू रखे हैं। आज माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने सफाई व्यवस्था को देखते हुए 15 झाड़ू सफाई के लिए 15 कर्मचारियों को लेने की घोषणा की है, जिनको कल नगरपालिका में ले लिया जाएगा और युद्ध स्तर पे काम किया जाएगा। गौरव पथ जो है, जहाँ पे काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है, नहीं पा रहा है, तो अब अच्छे से सफाई करवाएंगे। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट ने एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग से बुरी नीयत रखते हुए छेड़छाड़ का आरोप था, जिस पर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मामला ये था कि 26/4/2018 को पीड़िता अपने पुराने घर में गई हुई थी। उसके पिताजी गोटी घुसमारा काम पर गए हुए थे। वे घर में अकेली थी और उसने खाना खा के बीच वाले कमरे में सोई हुई थी और उसी दौरान आरोपी निशांत उर्फ मोनू पिता दिलीप टांडेकर 22 वर्ष का रहने वाला, जो नाई जाति का है और वार्ड नंबर खजरी का रहने वाला, लांजी का रहने वाला है, वह घर में घुस गया और उस बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर उसका साथ छेड़छाड़ करने लगा, अश्लील हरकत करने लगा। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेंद्र प्रसाद गुप्त द्वारा ये आरोपी निशांत उर्फ मोनू पिता दिलीप टांडेकर को, जो 22 वर्ष का है, नाई जाति का है और वार्ड नंबर 9 खजरी का लांजी का रहने वाला है, इसे धारा 452 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 3000 रुपये के अर्थदंड, धारा 354 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 3000 रुपये अर्थदंड, धारा 7/8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मंगलवार को बालाघाट न्यायालय न्यायाधीश राजेश शर्मा द्वारा मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। पूरा मामला इस तरह से है कि आरोपी राजकुमार लोधी निवासी बगदर्रा ग्रामीण थाना द्वारा अजय खरे निवासी कोसमी के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की गई थी, जिसमें अजय खरे को बाई उंगली में चोट आई थी। इसी प्रकरण पर आरोपी को इस तरह की सजा सुनाई गई।
शुक्रवार को एक बार फिर कलेक्टर दीपक आर्य जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बार अस्पताल की व्यवस्थाओं से थोड़ा प्रसन्न नजर आए। वहीं आगामी दिनों में अस्पताल के भीतर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब था, जिसे ठीक किया जाएगा। प्रसूता वार्ड में एक स्थान पर सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे प्रसूता महिलाओं को परेशानी ना हो। आपका साफ हो गया ना, अब स्टार्ट कर रहा है। बच्चे का नाम, बच्चे के मदर का नाम ये लिख दिया आपने, उसका वेट वैन जो एडमिट किया था उस दिन, ठीक तो एडमिट किया था उस दिन, और उसके बाद उसका वेट का। अस्पताल के उत्थान के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उसमें एक रेगुलर विजिट था जो कि मैं समय समय पर करता रहता हूँ। काफ़ी चीज़ों में सुधार इसके बाद से दिखाई दे रहा है। साफ़ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो दुरुस्त कर पाएँ। जो हमारा पुराना मैटरनिटी विंग था, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि नया इमरजेंसी विंग हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि सेंट्रली कूल्ड होगा। उसमें और सारी चीज़ें रहेंगी, डॉक्टर्स रहेंगे, सीटी स्कैन का भी आज बात हुआ है, सीटी स्कैन भी लग जाएगा। तो वो एक सारी इमरजेंसी सुविधाएँ हम लोग एक पॉइंट पर दे पाएंगे। पहला प्रयास उसके लिए है। दूसरा जो एनआरसी हमारा है, उसे हम एक मॉडर्न एनआरसी के रूप में, एक आइडियल मॉडर्न एनआरसी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि ज़िले की बाकी एनआरसीज़ में और अन्य एनआरसी उसको फॉलो करें और वैसा ही मॉडल वो लोग डेवलप करें। कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्माण कार्यों में मूल्यांकन से अधिक राशि का व्यय करने वाले सरपंच एवं सचिवों के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत बहियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पेंद्र व्यास ने ग्राम पंचायत पटवा के सरपंच एवं सहायक सचिव चंद्रलाल धुर्वे के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 92 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा है। बालाघाट नगर के बस स्टैंड से अति व्यस्तता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने सभी बस मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे बस स्टैंड में अपनी बस छूटने के समय से मात्र 20 मिनट पहले लगाए और निर्धारित समय पर गंतव्य के लिए रवाना करें। इस आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित बस मालिकों के विरुद्ध केंद्रीय मोटर यान अधिनियम एवं मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। समस्त बस मालिकों से कहा गया है कि वे 2 दिनों के भीतर अपनी सभी बसों की समय सारणी बस स्टैंड में चस्पा करें और उसकी एक प्रति कार्यालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को भी प्रस्तुत करें। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को लेकर शासन स्तर पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का एक अहम हिस्सा आयुष विभाग को माना जाता है, लेकिन इस विभाग को लेकर शासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस विभाग के अधिकारियों के द्वारा चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके बावजूद भी शासन के द्वारा इस विभाग को प्रचार प्रसार या शिविर को लेकर कोई भी बजट नहीं दिया जाता है, जिससे विभाग में संलग्न कर्मचारी काफी मायूस है। इस संदर्भ में जिला आयुष अधिकारी दत्तात्रेय भदाड़े का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कमिश्नर महोदय के निर्देशन में हम लोग महीने में एक शिविर का आयोजन करते हैं जहाँ कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इसी तारतम्य में इस महीने में जो है ड्यूटी में 25 जून को शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा प्रत्येक औषधालय को निर्देश देते हैं कि अपने क्षेत्र में, औषधालय के क्षेत्र में कम से कम 2 शिविरों का आयोजन करें। शासन का इस विभाग के मतलब बहुत ज़्यादा बजट होता नहीं है।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण को बजट होता है, लेकिन आयुष विभाग को बहुत कम बजट होता है। प्रचार प्रसार या शिविर आयोजन इसमें बहुत कम बजट, मतलब तो सर इस कैंप के लिए कितना फंड आता है? कैंप के लिए कोई प्रकार का फंड नहीं आता, नहीं किसी प्रकार का। सर आपके पास जो है गवर्नमेंट वाहन भी नहीं है, ऐसी जानकारी? वाहन भी नहीं है मुझे, मेरे पास खुद स्वयं मतलब अधिकारी के पास वाहन नहीं है। तो सर आप कहीं बाहर दौरे में जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं? दौरे पे जाते हैं तो फिर अपने बाइक से या अपनी स्वयं की कार से चले जाते हैं। समस्याओं को लेकर विभाग की अपर प्रमुख सचिव शिखा दुबे ने सरकार से मांग की है कि आयुष विभाग को भी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण की तरफ बजट मिले। बैठक भोपाल में हुई तो मैं न्यूज़ में भी पढ़ा था उसको कि हमारे जो प्रमुख सचिव है, अपर प्रमुख सचिव मैडम हमारी शिखा दुबे, उन्होंने मांग की है कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण को जिस प्रकार का बजट दिया जाता है उसी प्रकार का बजट आयुष को भी दिया जाना चाहिए। जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस भीषण गर्मी में नगर की गुजरी बाजार में कुछ सब्जी विक्रेता विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिसके चलते लगातार हादसे का डर बना हुआ है। वहीं इस मामले में सब्जी विक्रेताओं से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि भगवान उनके साथ है और इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। लगा लेना था, ऊपर वाले के भरोसा है। नहीं क्या है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना जी, मान लो कोई घटना हो जाती दिक्कत हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग हर वर्ष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए प्रयोग करता है। इसी कड़ी में इस बार हाई स्कूल टीचरों को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बताएं कि 10 जून से शुरू हुए स्कूल शिक्षण सत्र के दौरान शिक्षकों को स्कूल की व्यवस्था के साथ साथ इस तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है। ये ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हमारे जिले से गणित, हिंदी और अंग्रेजी में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जिला स्तर पर जिनको यहाँ प्रशिक्षण देना है उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमने राज्य स्तर पर भेजा हुआ था। और अभी हमारी गणित और हिंदी विषय की ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग चल रही है। प्रथम बैच को कल हमने प्रारंभ किया था, आज द्वितीय बैच है और 2 दिन बाद पुनः इन लोगों को दूसरे दिन भी आना है। ये 2 दिवसीय ब्रिज कोर्स। निश्चित ही शिक्षा विभाग का यह कदम सराहनीय है कि वहां अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि 8वीं तक जनरल प्रमोशन पाकर पास होने वाले छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि वे अचानक 9वीं में आकर सब चीज सीख जाए। यह बड़ा सवाल आज प्रदेश के हर शिक्षक और शिक्षा नीति को आग दिखा रहा है। नतीजा शिक्षा विभाग हाई स्कूल के टीचरों पर जाने कितने प्रयोग कर ले, लेकिन उसे पता है कि शासकीय स्कूलों की नींव ही कमजोर है, तो 10वीं में रिजल्ट के रूप में दिखाई देने वाले कंगूरे कैसे अच्छे हो सकते। लालबर्रा गायत्री मंदिर से वारा 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में है। मिट्टी सड़क होने के कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग रखी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए बारिश के पहले एक बार फिर क्षेत्र के लोगों को सड़क के लिए चिंता सताने लगी है। जो 3 किलोमीटर की रोड है तो ये बहुत खराब है, गड्ढे हैं, बारिश में तो इससे भी ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे, चलने लायक नहीं रहे। चलने लायक नहीं रहे। तो किसान लोग भी परेशान रहते हैं इससे। पढ़ने लिखने वाले बच्चे डेली वाइज जो आते हैं मुरझट तक के, नेवरगांव तक के, ये सब परेशानी से आते हैं। अच्छा, लोग यहाँ से आने जाने इसलिए करते कि फेरा पड़ता है, वो साइड के रोड के कारण यहीं से आते हैं, जाना पड़ता है। वो बहुप्रतीक्षित रोड है और वो लालबर्रा रोड से बालाघाट रोड को जोड़ने वाला बाईपास मार्ग है। उसका निर्माण की मांग आज से करीब 14-15 सालों से चल रही है और वो निर्माण पक्का निर्माण के रूप में होना चाहिए। और माननीय मंत्री आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र का पहला भूमि पूजन कार्यक्रम वारा ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ था, जिस पर उन्होंने घोषणा की है कि 2019 में वो रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। मंगलवार को जनपद पंचायत लालबर्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व के करवाए गए कार्य और बारिश पूर्व पूर्ण करवाए जाने वाले कामों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे और उन्होंने पिछले दिनों करवाए गए कार्य की जानकारी दी। निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितने पूरे हुए और अभी क्या है बरसात लगने वाली है तो इसके पहले काम पूरी होना चाहिए। इसकी समीक्षा यहाँ पर ली गई, सारे विभागों की समीक्षा यहाँ पर हमने ली। प्रधानमंत्री आवास
पेंशनधारी, निर्माण कार्य है, महिला बाल विकास में जितने भी विभाग हैं उनकी सबकी समीक्षा यहाँ पर ली गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के प्रमुख ने अपने विभागों में करवाए गए कार्य की जानकारी प्रस्तुत की। जो जनपद पंचायत लालबर्रा क्षेत्र है उसमें जो विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा, उनकी समीक्षा बैठक रखी गई थी। इसमें हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और PWD, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऐसे लगभग सभी विभाग के अधिकारी आए थे और उन्होंने उनके विभागों में जो भी अभी वर्तमान में विकास कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी सबके सामने प्रस्तुत की और मैडम ने उनकी समीक्षा की। शासन की मंशा के अनुसार बिजली बिलों और बिजली से जुड़े हुए अन्य प्रकरणों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए लालबर्रा बिजली वितरण कार्यालय में बिजली बिल निवारण समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से लालबर्रा पांडरवानी सरपंच अनिश खान, जनपद सदस्य पुष्पा मंडावी, लक्ष्मी वाघाड़े, दमयंती माने उपस्थित रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो नई कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठी है, इनका उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी की सरकार का कि जो भी हमारे उपभोक्ता हैं जिनको भी बिजली बिल कम आते हैं या कोई समस्या है, उनके समाधान हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हर ब्लॉकों में, हर विद्युत केंद्र में एक समिति का गठन किया गया है। उस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिए जाएंगे कि आम जनता की जो भी परेशानी है, यदि किसी के बिजली बिल त्रुटिवश आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका समाधान हमारी ये जो मध्य प्रदेश सरकार की जो नई समिति का गठन हुआ है, हम लोग सदस्य लोग मिलके इस समिति के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। शासन की प्रमुख मंशा भी है कि जो बिलों की समस्या उपभोक्ताओं को आ रही है उसके निराकरण के लिए एक समिति गठित की गई है। उस समिति की बैठक प्रत्येक मंगलवार को, अभी मतलब आगामी 2-3 माह तक प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाना है, जिसमें जिन उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों रंग बिलिंग की समस्या आ रही है या रेटिंग की समस्या आ रही है, ये अपने प्रकरण यहाँ दर्ज कर सकते हैं। माननीय सदस्यों के अनुमोदन पश्चात उनके और उसकी जांच उपरांत उनकी समस्या को निराकरण करने हेतु यह बैठक आज द्वितीय बैठक है। इसके पहले प्रथम बैठक मार्च। वारासोनी थाना अंतर्गत कायदी बस स्टैंड चौक में 2 लोगों ने एक मोटरसाइकिल सवार को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक संजय गणपत ठाकरे 28 वर्ष निवासी छोटा टोला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार संजय 11 जून की सुबह मोटरसाइकिल से नेत्रा काम से आया था, जो 9:30 बजे कायदी बस स्टैंड लौटा। वहीं किराना दुकान से सामान लेकर वे अपने घर छोटा टोला जाने के लिए निकला था। इसी दौरान बस स्टैंड चौक में 2 युवकों ने मिलकर संजय की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने संजय को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। किरनापुर के वार्ड नंबर 11 में एक व्यक्ति की उसके साले ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा घटनाक्रम पति पत्नी के विवाद के कारण हुआ। जब साला उन्हें छुड़ाने गया तो साले और जीजा के बीच में झूमाझटकी हो गई और इसी दौरान साले ने जीजा की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में घायल व्यक्ति प्रकाश चंद्र सोनी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि प्रकाश चंद्र का उसकी पत्नी से विवाद होते रहता था। इस बात की शिकायत प्रकाश चंद्र की पत्नी सावित्री ने अपने भाई गजराज से बताई थी। 11 जून को गजराज अचानक किरनापुर पहुंच और अपने जीजा से बहन के साथ मारपीट करने की बात को लेकर पिटाई कर दी। सुबह 10 बजे थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था किसके साथ में, भाभी जी के साथ। तो उसके बाद भाभी जी ने कॉल करी और अपने भाई को कॉल करके बुलाई, तो उसका भाई करीबन 11:30 बजे आया और एकदम से इनका गला दबा के लात गुस्से से मारपीट किया और उसके बाद चिल्लाए। उसके बाद फिर कुछ लोग आए दौड़ते हुए और छुड़ाया। उसके बाद फिर भाभी जी बैग लेके अपने भाई के साथ चले गई। अच्छा। लालबर्रा थाना अंतर्गत बेलगांव में बीती रात आधा दर्जन लोगों ने बलवा करते हुए घर में सो रहे लोगों को बाहर निकाला और लाठी डंडों से मारपीट कर दी। यह घटना आपसी रंजिश से बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में ओम प्रकाश 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम मुरझड़ में नवविवाहिता मनीषा पति जितेंद्र बाहेश्वर की खाना बनाते समय वे आग से झुलस गई। अग्नि पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बहुत अधिक खराब तबीयत होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वित्तीय संकट में नगरपालिका बालाघाट, अध्यक्ष का मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप। लापरवाही पूर्ण वाहन चलाने वाले 6 व्यक्तियों के लाइसेंस निरस्त। तीसरी नजर रखेगी जिला अस्पताल पर नजर।
अब फिर होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। बालिका से अश्लील हरकत करने पर 3 साल की सजा। और मारपीट के मामले में न्यायालय उठते तक के एक व्यक्ति को मिली सजा। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।